कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। ये जो आज की क्लास है आपकी, ये दोनों दो तीन यानी जितने भी आपके एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन ना आए ये बहुत रेयर दिखता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, अब ऐसा होता कि काश डीप पढ़ाया जाता, लेकिन डीप पढ़ा के करेंगे क्या बताओ। अब वो ग्रुप सी वाले तैयारी कर रहे बच्चे, पटवारी लेखपाल के लिए, फॉरेस्ट गार्ड वाले या खनिज सहायक के लिए, डीप उनके समझ में इतना ज़्यादा आता नहीं वो पढ़ना चाहते हैं। और सही भी है, क्योंकि फैक्ट आधारित एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, चांसेस भी क्वेश्चन आने के रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं। क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है पारिस्थितिकी, तो हम लोग इसके जो संबंधित मेन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए ध्यान से सुनना। अब ये नहीं कि सर ये वीडियो हमारे लिए है या नहीं है, खनिज सहायक वाले ये मत सोचना कि ये हमारे लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना, नोट करनी है। मैंने आपको बताया है जो GS 30 डे वाले क्लासेस है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ के सब चीजें भी आपको तैयार रखनी है। ठीक है, तो देख लीजिए पारिस्थितिकी। ठीक, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्या, पारिस्थितिकी। कुछ इंपोर्टेंट इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, देखो पारिस्थितिकी। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पारिस्थितिकी है ये चीज होती क्या है आखिर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि पारिस्थितिकी क्या है बच्चों। जो जीव है यानी जो मतलब हमारे जंतु हैं या हमारे पादप हैं, हमारा जो पर्यावरण है उसका, और वहां पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक जो संबंध होते हैं उसकी स्टडी है। यानी जीव, अगर कभी कभी डेफिनेशन के रूप में पूछता है, ठीक है, जीव प्लस वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का क्या है, अध्ययन है। संबंध का अध्ययन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी क्या है, तो जीव प्लस वातावरण के बीच हमारा पारस्परिक संबंध की स्टडी है। ठीक है, अब देखो जो पारिस्थितिकी है इसी के तहत एक और शब्द आता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, यानी इकोसिस्टम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, यानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, इसको लिख लेना। ये जो शब्द दिया था बच्चों, ये इस शब्द नहीं, इस तंत्र यानी इसकी संकल्पना, कॉन्सेप्ट लिखो। पारिस्थितिक तंत्र शब्द नहीं, संकल्पना लिखो। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दी थी, यानी इसके बारे में बताया किसने था। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने की थी, ये की थी जो टांसले जी ने। ठीक है, इनका नाम है टांसले। 1935 में इनने इसकी संकल्पना दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अपने आप में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की अगर आपसे संकल्पना, कॉन्सेप्ट पूछता है किसने दिया था, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, टांसले हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र हमेशा याद रखना बच्चों, एक ओपन सिस्टम होता है, खुला तंत्र होता है। ध्यान रखना, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि बंद तंत्र होगा, ये खुला तंत्र होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थ का बच्चों इनपुट और आउटपुट होता रहता है। यानी इसमें ब्रैकेट में लिखो ऊर्जा यानी एनर्जी प्लस पदार्थ का इनपुट आउटपुट होते रहता है, का इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। ऐसा नहीं कि ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, ना एनर्जी आएगी ना जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कोई इकोसिस्टम है आपका, कहीं भी आप लेके चलिए, हमारे जहां आप आसपास रह रहे हैं जहां पे, वहां पे देखो क्या आपके वहां एनर्जी का सोर्स है नहीं है, क्या एनर्जी आती ही नहीं आती, क्या एनर्जी जाती ही नहीं जाती, कई पदार्थ मिलते नहीं मिलते। यानी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम अपने आप में क्या है, खुला तंत्र है। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये बंद तंत्र का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, पृथ्वी में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, यानी मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, लिखो पृथ्वी में सबसे बड़ा इकोसिस्टम, पृथ्वी में सबसे बड़ा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र, ES लिख दिया मैंने। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है बच्चों उसको बोला जाता है क्या, जैव मंडल यानी बायोस्फीयर, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जैव मंडल। इसके ब्रैकेट में लिखो बायोस्फीयर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोस्फीयर, कि इसमें जैविक प्लस अजैविक घटक होते हैं। जैविक प्लस अजैविक घटक दोनों इसमें पाए जाते हैं। अब जैविक के अंदर जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हुए, या इसी प्रकार से जो भी है, और अजैविक में जैसे मिट्टी है, सेल हैं, ये सब। ठीक है, जैविक प्लस अजैविक घटक इसमें पाया जाता है। इन सबको मिला के जो बनता है अपने आप में वो बायोस्फीयर बनता है, यानी जैव मंडल बनता है। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसी तरीके से इस इकोसिस्टम में एक टर्मिनोलॉजी आती है आवास, यानी आवास को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हैबिटेट। ठीक है, जहां जीव रहता है, जहां पर कोई जीव रहता है वही एग्जैक्ट वो लेके, ठीक है, जहां
जीव रहता है, यानी जहां पर कोई जीव रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं, यानी आवास बोलते हैं, यानी जहां पर जीव रहता है उसको आवास बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वहीं पे, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और टर्म आ जाता है, उसको बोलते हैं बायोम। क्या बोला जाता है? बायोम। अब आवास और बायोम में डिफरेंस है। बायोम में बच्चों क्या हो जाएगा? वन, घास स्थल, रेगिस्तान, टुंड्रा, यानी आप समझा, देखो आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल लिखो। वन, अभी समझाता हूं, ठीक है। घास मैदान, समुद्र, टुंड्रा प्रदेश आदि, ठीक है। या मरुस्थल भी लिख लो, मरुस्थल लिख दो, आदि को काट के मरुस्थल। सब के सब अपने आप में क्या है? बायोम है। टुंड्रा और बायोम लिख दो, मतलब मरुस्थल लिखो, मरुस्थल आदि, ठीक है। ये सब के सब बच्चों क्या हैं? अपने आप में एक प्रकार से देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें हैं क्या, इसके किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे? बायोम। अब मतलब ये समझो क्या है इसका अर्थ। जैसे आपने कोई मरुस्थल देखा, ठीक है। मरुस्थल में अगर कोई जीव रहते हैं, एग्जैक्टली मरुस्थल में, वो जहां पर वो मरुस्थल में वो जीव रहता है, एग्जैक्टली उसका वो क्या कहलाएगा? आवास कहलाएगा, हैबिटेट कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो पूरा का पूरा मरुस्थल क्या कहला जाएगा? उसके हिसाब से बायोम कहलाएगा। तो बायोम वन में कई चीजें रहती हैं, जहां पे जो चीज पाई जाएगी वो उसका आवास, और पूरा का पूरा वन क्या कहलाएगा? उसका बायोम कहलाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक टर्मोलॉजी और आती है, परितंत्र, यानी इकोसिस्टम। जैसे आपने पारिस्थितिक तंत्र बोला ना, इसी को परितंत्र भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? जीव होते हैं और उसका जो समुदाय होता है, जीवों का समुदाय, और जहां वो रहता है उसको क्या बोलते हैं? परितंत्र या इकोसिस्टम, ठीक है। तो लिखो परितंत्र या इकोसिस्टम किसको कहते हैं? परितंत्र को इकोसिस्टम बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखो जीव प्लस उनका समुदाय, उनका समुदाय जहां रहते हैं, ठीक है, जहां रहते हैं क्या कहलाता है? अपने आप में परितंत्र कहलाता है। इस चीज को भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक एग्जांपल, एक डायग्राम बना लेना आप लोग, कैसे चलता है। देखिए ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, कैसे चलता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। ये जो इकोसिस्टम है ये अपने आप में कैसे चलता है, ठीक है। एक एग्जांपल नीचे लिख लेना आप लोग, ये कैसे चलता है। देखो सपोज कहीं पर कोई है, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति है, यानी मानव है, ठीक है, मनुष्य है। जब ये बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएंगे, यानी इसका क्या बन जाएगा? जनसंख्या बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? देखो सबसे बड़ी, जैसे मनुष्य इंडिविजुअल आया, उसके बाद बहुत से मनुष्य मिले, क्या बना? जनसंख्या बना। तो जनसंख्या मिलने के बाद कहीं ना कहीं वो पूरी जनसंख्या, उनकी अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोग रहेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? समुदाय बन जाएगा, ठीक है, कम्युनिटी। अब वो समुदाय पूरे के पूरे बड़े बड़े समुदाय बनने लगेंगे। इसके बाद क्या बनेगा? पारिस्थितिक तंत्र बन जाएगा, ठीक है। हर किसी का अपना अपना समुदाय होगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा, तंत्र। और जब पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा तो हमारा पूरा का पूरा लैंड बन जाएगा, ठीक है, भूदृश्य, यानी हमारा जो भूदृश्य है वो बनने लग जाएगा। यानी इस प्रकार से चीजें चलती हैं। खाली मैं आपको एग्जांपल के लिए एक हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। कि हमारा ये मनुष्य बनता है, मनुष्य से जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र से भूदृश्य अपने आप में रहता है। अब आप कहोगे सर ये क्या पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा, आप ऐसे में सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखना, एक कुछ प्राकृतिक तंत्र होते हैं बच्चों। एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, कौन सा एक प्राकृतिक तंत्र है? देखो जो नेचुरल है अपने आप में, प्राकृतिक तंत्र कहलाएगा। जैसे तालाब, वन, झील, समुद्र, ये सब के सब, ठीक है। देखो तालाब, वन, झील, समुद्र आदि, ये क्या क्या है बच्चों? सब नेचुरल है, यानी प्राकृतिक तंत्र के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है, पृथ्वी में सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्र में फैला पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला पारिस्थितिक तंत्र, बहुत इंपोर्टेंट, सर्वाधिक क्षेत्र में फैला इकोसिस्टम लिखो, समुद्र। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना है बच्चों, ठीक है। समुद्र जो है बच्चों पूरी पृथ्वी में सबसे बड़े इलाके में फैला हुआ हमारा क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है समुद्र। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। और सबसे अधिक स्थिर यानी स्टेबल भी ये है, ठीक है। लिखो सर्वाधिक स्थिर, यानी सर्वाधिक स्थिर इकोसिस्टम लिखो, स्टेबल इकोसिस्टम अगर कोई पूछता है तो क्या है? अपने आप में समुद्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा का पूरा या सबसे स्थिर पूछ सकता है, या सबसे मतलब अपने आप में बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हमारे अर्थ में पूछेगा तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो
पारिस्थितिकी की जो, अगर देखो हर चीज अपने हिसाब से चले, पेड़ पौधे अपनी तरह से उगे, जंतु अपनी तरीके से, खाद्य श्रृंखला अपनी तरीके से, तो पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। लेकिन इसमें असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, उसके कारण लिखे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखोगे, पारिस्थितिक संतुलन किससे होता है? देखो पारिस्थितिकी इको यानी इको, हमारा इकोसिस्टम जो संतुलित कैसे रहेगा, यानी इसका संतुलन कैसे बना रहेगा? जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें वनों का प्रबंधन करेंगे, जल का प्रबंधन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, इसके अलावा वन्य जीवों की सुरक्षा करेंगे, तो वो संतुलित रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग लिखो वनारोपण, वनारोपण यानी आपने पेड़ पौधे लगाए, ठीक है, जंतु की सुरक्षा की आपने। अब जानवरों को मारोगे तो उसका क्या होगा, पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाएगी। ठीक है, यानी वनारोपण, जंतु सुरक्षा, जल का प्रबंधन करोगे, वन्य जीव की सुरक्षा करोगे, ये सब के सब क्या करेंगे, जल प्रबंधन हर चीज का। ठीक है, आदि। ये तो आपके वो वैसे क्वेश्चन है, मतलब समझने वाले एग्जाम में, ये सब के सब पारिस्थितिकी को संतुलित करते हैं। अब ऐसे लिखो असंतुलन, पारिस्थितिकी का असंतुलन कैसे उत्पन्न होता है? वनारोपण की जगह आपने क्या कर दिया, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन। ठीक है, यानी आपने क्या कर दिया, वनों का उन्मूलन कर दिया, कहीं ना कहीं वनोन्मूलन कर दिया आपने, तो मूलन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है, यानी सबसे बड़ा कारण लिखो। अगर कभी पूछते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे बड़ा कारण, बड़ा कारण कौन सा है, वनों का उन्मूलन, यानी वनों का नाश करना ही सबसे बड़ा असंतुलन है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है बच्चों, वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, एक लिखो, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में वहन क्षमता क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, किसी चीज को कैरी करने की कैपेसिटी। तो लिखो, इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लो वहन क्षमता की, पूरा का पूरा निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की सीमा जिसे तंत्र क्या कर सकता है, वहन कर सकता है। एक निश्चित क्षेत्र में प्राणी, पूरा आप लोग लिखना, वैसी खुद ही बन जाएगा। एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या जिसे हमारा जो तंत्र है वो वहन कर सकता है। निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या जिसे तंत्र या हमारा जो सिस्टम है, यानी पारिस्थितिकी या पर जो हमारे आसपास का सिस्टम है, उसे क्या करता है, वहन कर सकता है, यानी पर्यावरण वहन कर पाएगा। ठीक है, अब एक लिखो पारिस्थितिकी कर्मता। एक क्वेश्चन और आता है, पारिस्थितिकी कर्मता से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिकी कर्मता। अब देखो नाम से लग रहा है कर्म। अब आप पारिस्थितिकी का कोई जीव हिस्सा है, वहां वो रह रहा है, बैठे सुन कुछ नहीं कर रहा, तो वो कर्मता नहीं होगी। यानी कोई जीव है या पारिस्थितिक तंत्र का कोई भी चीज है, वहां अगर वो रह रही है, उसके अलावा अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, तो पारिस्थितिकी कर्मता हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखो, जीव द्वारा ग्रहण स्थान प्लस समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका। लिखो, जीव द्वारा ग्रहण स्थान, किसी पारिस्थितिक तंत्र में कोई जीव क्या स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण स्थान प्लस समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका, उसकी कार्यात्मक भूमिका, कार्यात्मक भूमिका, इसको क्या बोला जाता है, अपने आप में पारिस्थितिकी कर्मता से संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक देखो खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल लिखो आप लोग। खाद्य श्रृंखला सुना होगा ना, फूड चेन। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया घास, क्या लिखा मैंने इसको, घास। सेकंड मैंने लिख दिया टिड्डा, क्या लिख दिया, टिड्डा। तीसरा मैंने लिख दिया मेढक, और चौथा लिख दिया मैंने सर्फ यानी सांप। यानी कहीं ना कहीं आप एक चीज देखना, खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है उस चीज को समझना है। सबसे पहले घास उगी, ठीक है, यानी ये उत्पादक है, क्योंकि ये नेचुरली उगी, उत्पादक लिखो इसको। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, उत्पादक, जिसने इसका उत्पादन हुआ है जहां पर। ठीक, इसके बाद घास को किसने खा दिया, टिड्डे ने खा दिया, तो टिड्डा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने खाया, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, और मेढक को कौन खा गया, सांप खा गया, ये क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता, कंज्यूमर। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं फूड चेन जो है हमारी खाद्य श्रृंखला इसी तरीके से चलती है बच्चों। एक उत्पादक होता है, उस उत्पादक को कोई खाता है, जिसने उसको खाया उसके बाद उसको दूसरे ने खाया, जिसने उसको खाया उसको तीसरे ने खाया। इसी तरीके से हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। बाई चांस ये सिस्टम बिगड़ गया तो हमारा इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा। सपोज जितने मेढक हैं आपने सब मार दिए,
सपोज जितने मेढक हैं आपने क्या कर दिए, सब मार दिए, उसके चक्कर में क्या होगा, सांप भूखा रह जाएगा। सांप सबसे ज्यादा मेढक को ही खाता है, सांप भूखा रहेगा, सांप भी चल बसेंगे, तो जितने भी टिड्डे हैं टिड्डे ही टिड्डे हो जाएंगे। अब बताओ आपकी सारी घास टिड्डे खा जाएगी। अगर टिड्डे भी नहीं रहे तो ये घास, तो मेढक तो घास खाएगा नहीं, जहां तहां देखोगे घास ही घास उगी रहेगी। तो इसीलिए जो इकोसिस्टम है अपने आप में बैलेंस से रहना चाहिए। तो खाद्य श्रृंखला में क्या है, क्या क्या होता है पूछेगा, तो उत्पादक भी होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। एक चैन आपने इसी तरीके से बना लेना। अगला देखो एग्जाम्पल, जैसे ऐसे, ये भी खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल। घास को किसने खाया, सपोज बकरी ने खाया, और बकरी को कौन खा गया, मनुष्य खा गया या बाघ खा गया, ठीक है, जो भी कहते हो, ये भी एक प्रकार की फूड चेन का क्या है, एग्जाम्पल है, इसको नोट किए रहना, ठीक है। इसके अलावा देखो कई बार बच्चों एक क्वेश्चन पूछता है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जीवित संगठक लिखो। पारिस्थितिक तंत्र में जीवित संगठक यानी बायोटिक कंपोनेंट, यानी जो जीवित है, जैसे वनस्पति है, जीवाणु है, जानवर है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे अपने आप में, जीवित संगठक। वनस्पति, जीवाणु, जंतु, ये सब के सब क्या हैं, आदि कर दो, ये सब के सब क्या हैं बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र के जीवित संगठक हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसी के अलावा कभी कभी पूछता है कौन सा इनमें एक डिकम्पोजर है, यानी चींटी जो है बच्चों अपने आप में प्राथमिक उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है, ठीक है। लिखो अपघटक प्लस प्राथमिक उपभोक्ता, यानी ये दोनों है प्राथमिक उपभोक्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कभी कभी पूछता है इनमें से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता और अपघटक दोनों है, तो चींटी की। अब अपघटक क्या होता है, कई प्रकार की जो चीजें हैं उसको गला दी देते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं वाली बात, जो है आप जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के छात्र, मिट्टी में मिला के रख दिया, इसी को अपघटक बोलते हैं। यानी आपने देखा होगा ना, कई चीज सड़ गल जाती तो उसको खत्म करके, मतलब नामो निशान उसका जो मिटा दिया वाली बात है, उसको दूसरे, यानी होते ना जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करना, इस प्रकार की डेफिनेशन साइंस वाले पढ़ते आए होंगे, तो वो अपघटन की प्रक्रिया होती है। अभी आप लोग इतना ही क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखना खाद्य श्रृंखला में आप मानव को क्या मानते हैं, ध्यान से रखना। जो फूड चेन है बच्चों, मानव प्राथमिक प्लस द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है, ठीक है। देखो ऐसे लिखो, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, खाद्य श्रृंखला में मानव यानी इंसान जो है वो क्या है, प्राथमिक प्लस द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, प्राथमिक प्लस द्वितीयक उपभोक्ता। कैसे हुआ, देखो कई इंसान जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं तो प्राथमिक हो गए, और कई क्या होते हैं अपने आप में नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो द्वितीयक, यानी कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला जो है उसमें मानव को दोनों स्थान के हैं, प्राप्त हैं, ठीक है। अगला लिखो, समुद्री खाद्य श्रृंखला का प्रमुख प्राथमिक उत्पादक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। समुद्री खाद्य श्रृंखला का प्रमुख उत्पादक किसे माना जाता है, ठीक है। समुद्री खाद्य श्रृंखला का प्रमुख उत्पादक किसको माना जाता है, ये लिखो समुद्री खाद्य श्रृंखला का, समुद्री खाद्य श्रृंखला फूड चेन, ठीक है, का प्रमुख अपने आप में प्राथमिक उत्पादक लिखो, प्रमुख प्राथमिक उत्पादक, प्रमुख प्राथमिक उत्पादक किसका, समुद्री का, ठीक है। इसको बोला जाता है बच्चों अपने आप में फाइटोप्लैंक्टन्स, क्या बोला जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, फाइटो प्लैंक्टन्स, ठीक है। ये बोला जाता है किसको, ये अपने आप में इसका प्राथमिक उत्पादक समुद्र। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है ना, अधिकांश हिस्सा इसी के द्वारा आता है। तो लिखो वायुमंडल की ऑक्सीजन का अधिकांश हिस्सा, ठीक है। देखो इसमें लिखना आप लोग वायुमंडल की ऑक्सीजन, यानी वायुमंडल में अधिकतर ऑक्सीजन हेतु उत्तरदायी होती है, ठीक है। लिखो इसके ब्रैकेट में, वायुमंडल में अधिकतम ऑक्सीजन हेतु उत्तरदायी, यानी वायुमंडल की ऑक्सीजन के लिए भी क्या है अपने आप में उत्तरदायी, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन वगैरह खुद बनाते हैं, तो ये इस प्रकार से रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, प्राथमिक पोषक या उत्पादक किसको कहा जाता है, प्राथमिक पोषक ऑब्लिक उत्पादक, ये कहा जाता है बच्चों हरे पौधों को, हरे पौधे, ठीक है। हरे पौधे जो है अपने आप में हरे पादप प्राथमिक पोषक या उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अगला लिखो, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य कौन रहता है, उत्पादक रहता है, ठीक है। लिखो जैविक प्लस
अजैविक संगठकों के मध्य, यानी कोई एक ऐसी चीज है जो हमारे जैविक व अजैविक संगठकों के मध्य होती है, उसको बोला जाता है बच्चों क्या, उत्पादक। लाइक हरे पौधे, ठीक है, इसको लिखो उत्पादक। उत्पादक, इसके ब्रैकेट में लिख लो हरे पौधे, ठीक है, उत्पादक जो उत्पादन करते हैं, यानी इनको अपने आप में एक प्रकार से दलाल भी समझ सकते हो, ठीक है। अगला लिखो स्वपोषी। तो पता होगा आपको क्या कहते हैं, स्वपोषी लिखने की जरूरत नहीं है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, उसको स्वपोषी बोला जाता है, ये पता ही होगा। परपोषी जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एक अवघटक के एग्जाम्पल लिखो, डिकम्पोजर लिखते हैं, ठीक है। अवघटक, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा एक अवघटक है या कौन सा नहीं है। क्या क्या लिखोगे, एक तो कवक लिख लो आप लोग, फफूंद, कवक, ठीक है। बैक्टीरिया लिखो, जीवाणु, ये सब के सब क्या है बच्चों, अवघटक हैं, डिकम्पोजर। एक गोल कृमि लिखो, प्रोटोजोआ लिखो, केंचुआ लिखो। गोल कृमि, गोल कृमि, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लस एक केंचुआ लिखो। ये सब के सब क्या है बच्चों, आदि, ये सब के सब क्या हैं, अवघटक की भूमिका निभाते। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहाँ, इकोसिस्टम में, ठीक है। कौन है, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसको माना जाता है, सौर ऊर्जा को माना जाता है। और सौर ऊर्जा को अपने आप में ये अपने आप में ये क्या कहते हैं आपका, इसका प्रेरक बल भी कहा जाता है, किसका, इकोसिस्टम का। लिखो, इकोसिस्टम का प्रेरक बल भी कहा जाता है, यानी इसी के माध्यम से इकोसिस्टम चलता है, यानी उसको प्रेरक करता है, प्रेरणा देता है सौर ऊर्जा। ये ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला लिखो, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। लिखो, ऐसे लिख दो, जैवमंडलीय, जो हमारा जैवमंडल है, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह की दिशा, मतलब, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा याद रखना बच्चों, एक दिशा में होता है, सिर्फ एक ही दिशा में होता है, एक दिशा में। लिखो, एक दिशी या एक दिशा में। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, जैसे ये कैसे होता है, देखो एक दिशा में कैसे हुआ। सपोज ये घास है, ठीक है, ये क्या है, घास है, इसको किसने खाया, बकरी ने खाया, तो ये इस घास की ऊर्जा कहाँ चलेगी, यहाँ। अब बकरी ने खाया तो बकरी की ऊर्जा तो यहाँ आएगी नहीं, ऊर्जा कहाँ चलेगी, ऊर्जा किसको मिलेगी, बकरी को मिलेगी। अब बकरी को किसने खा दिया, मानव ने खा दिया, तो ये ऊर्जा किसको मिलेगी, मानव को मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि बकरी को मानव खाना और मानव को, बकरी को फिर ऊर्जा मिलनी मानव के खाने से। तो एक दिशी होता है ऊर्जा का प्रभाव, इसको हमेशा इंपोर्टेंट कर देना, ध्यान में रखना, ठीक है। और इसी के तहत एक कॉन्सेप्ट दिया गया था 10% रूल, यानी 10% का नियम इसी चीज से संबंधित है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ दे, आप वहीं के वहीं बेहोश होकर घर आ जाओ, फिर बहुत सारी क्या हो गया, ठीक है। तो लिखो 10% नियम का संबंध किससे है, 10% नियम। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर तेज पढ़ा रहे हैं, बच्चों पेपर है नजदीक, इतना समय नहीं है, ठीक है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, देखो इसका मतलब है ऊर्जा का खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर, एक स्तर से दूसरे स्तर पर। अब आप कहोगे सर ये क्या है, इसका मतलब जैसे इसने ऐसा कहा, जिसने 10% का नियम खोजा उनका नाम था बच्चों लिंडेमान। क्या था, लिंडेमान। इन्होंने क्या किया था, 10% रूल खोजा और ये कहा कि जब कोई एक स्तर, सपोज जैसे ये घास है, घास को जैसे टिड्डे ने खाया, तो ये टिड्डे को खाने से घास की 10% एनर्जी इसको मिल गई, ठीक है, 10% एनर्जी। अब टिड्डे को कौन खा रहा, मेढक खा रहा, तो अभी टिड्डे की जो 10% एनर्जी है मेढक ले गया। तो इस प्रकार से इसने कहा कि ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में जब कन्वर्ट होता है हमारे खाद्य श्रृंखला या हमारे इकोसिस्टम में, तो वो 10% एनर्जी अपने आप में लेके जाता है, यही 10% का रोल है, ठीक है। अब लिखो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम, ये ऐसे लिखो, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर होता है सर्वाहारी का, ठीक है। लिखो जो सब खाता है, उच्चतम पोषण स्तर, पोषण स्तर किसका होगा, सर्वाहारी का, जो वेजिटेबल भी खाता है, वेज और नॉन वेज दोनों, ठीक है, सर्वाहारी का रहता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला लिखो जीव भार का पिरामिड उल्टा कहां पाया जाता है, ऐसे ही रट लेना, ठीक है। जीव भार का पिरामिड उल्टा तालाब में पाया जाता है, ठीक है,
तालाब में कहां पाया जाता है, उल्टा पाया जाता है, इसको ऐसे ही रख लो। अगला देखो, एक क्वेश्चन आता है, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक तंत्र का दुश्मन माना जाता है, ठीक है, तो कौन सा पौधा, ऐसे लिखो यूकेलिप्टस, देखा होगा ना, ये बहुत ज्यादा पानी उगर देता है, तो लिखो सुखा देता है, पारिस्थितिक मित्र नहीं माना जाता है, ठीक है, पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना जाता है, कि का मित्र नहीं माना जाता है किसको, यूकेलिप्टस को, इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, लैंटिक आवास के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इनमें से कौन से एक लैंटिक आवास, लैंटिक आवास किसको बोलते हैं बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र में जिसका जल स्थिर रहता है, यानी वाटर जो है मूव नहीं करता वो, ठीक है, लिखो लैंटिक आवास, लैंटिक आवास, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, जिसका जल स्थिर रहता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पूछ सकता है, आर्द्र भूमि, तालाब, झील और जलाशय, ठीक है, लिखो, एक तो आर्द्र भूमि हो गया, जैसे जहां पे दलदली भूमि कहते हो हमारी भाषा में, ठीक है, इसके अलावा तालाब, झील, जलाशय आदि, ये सब के सब क्या है बच्चों, अपने आप में लैंटिक आवास है, जिसका जल स्थिर रहता है। अगर इनमें कौन सा नहीं है पूछेगा तो समुद्र वगैरह जो होंगे वो बहता हुआ जल है, ठीक है। इसके अलावा एक और लिखो आप लोग, इकोटोन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसको क्या बोलते हैं, जैसे तो विभिन्न प्रकार के बच्चों समुदाय होंगे, उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र, ठीक है, लिखो दो समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र, दो भिन्न समुदाय के बीच का क्षेत्र, बीच का संक्रमण क्षेत्र। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, देखो हर किसी का अपना इकोसिस्टम है, हर कोई अपने आवास पर्यावरण के हिसाब से रहता है। सपोज एक ऐसा भाग है जहां स्थल खंड है, ठीक है, यहीं से शुरू हो गया जल खंड, तो कहीं ना कहीं स्थल खत्म हो रहा होगा, जल शुरू हो रहा होगा, उनके बीच का एक ऐसा भाग होगा ना जली जैसा ना स्थली जैसा, उसी को बोला गया क्या, इकोटोन, यानी उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र। ध्यान से इसको समझना, ये क्योंकि तेज पढ़ा रहा हूं मैं, इकोटोन है, ठीक है, इकोटोन किसको कहते हैं आप लोग समझ जाओगे। इसके अलावा लिखो पर्यावरण 3 एक्ट लिखा रहा हूं, लिखो पर्यावरण संरक्षण एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट भारत का है, ठीक है, 1986, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा लिखो वन्य जीव संरक्षण एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, और लिखो वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण एक्ट बेसिकली 1980, ये 3 के 3 अपने आप में इंपोर्टेंट एक्ट हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपका यहां से जो चीजें आती है बच्चों, उसमें एक लिख लो, पिक्नोक्लाइन किसको कहा जाता है, पिक्नोक्लाइन जल का घनत्व, जल घनत्व को इसी क्या बोला जाता है, डेंस, कितना डेंस है, पिक्नोक्लाइन उसको बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक आता है बच्चों हेलोक्लाइन, उसको बोला जाता है क्या, लवणता, जल में हेलोक्लाइन बोला जाता है लवणता, लिखो हेलो क्लाइन, ठीक है, इसको बोला जाता है लवणता, किसमें, जल में है और जगह नहीं, जल में लवणता को हेलोक्लाइन बोला जाता है। इसी प्रकार के थर्मोक्लाइन होता है, एक थर्मोक्लाइन किसको बोलेंगे, टेम्परेचर, तो लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा, थर्मोक्लाइन किसको बोला जाता है, टेम्परेचर को बोला जाता है, ठीक है। लास्ट चीज लिखो आप लोग, पारिस्थितिकी निषेध का जो संकल्पना दी किसने दी थी, ग्रिन्नेल। वैसे इतना आपको छोड़ देखना नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, उसको लिखो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह कथन किस आंदोलन से जुड़ा है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, मितव्ययिता है, ये बोला गया था बच्चों चिपको आंदोलन में, चिपको आंदोलन में कहा गया था क्या, पारिस्थितिकी अपने आप में स्थायी क्या है, मितव्ययिता, यानी परमानेंट आपका कंजूसी करनी है अपनी पारिस्थितिकी में, इसको बर्बाद नहीं करना है, यानी परमानेंट रूप से आपका क्या है, मितव्ययिता है। ये था आपका एक एनवायरमेंट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। बेसिकली इससे जो क्वेश्चन आता है बच्चों खाद्य श्रृंखला से आने के चांसेस रहते हैं, बाकी जो स्थायी है सबसे बड़ा है वो समुद्र है, इसको ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो तंत्र है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। बाकी इतने से जो 25th नंबर की क्लास है ये सभी के लिए है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।